राजस्थान, राजस्थान, हाँ बेसिक से आप टेंशन मत करो। खाद्य, राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें पहले टॉपिक से पढ़ाता हूँ, ये मेरी खासियत रहती है और मैं अंत तक लास्ट तक जाता हूँ, लास्ट के टॉपिक तक। ये नहीं कि बीच में जो अच्छा आता है मेरे पे आता है मैं सबसे पहले उसको पढ़ाऊँ। सीरियल से चलते हैं। किससे चलेंगे अपन? सीरियल से। बात बेसिक की करें तो बेसिक तो आपको आप जब पता चलेगा रजिस्टर देखेंगे, जब सारे प्रश्न रजिस्टर से मिलेंगे लाइन टू लाइन, चाहे भूगोल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पर्यावरण हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। समझ गए? जितनी भी एग्जाम हो रही है, ग्रेड फर्स्ट सेकंड रीड, वन रक्षक, आज शायद वन रक्षक की एग्जाम है, ग्राम सेवक, सारे आपको लाइन टू लाइन मिलेंगे क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं है। ठीक है? सार्वभौमिक सत्य, गलती की कोई संभावना नहीं, इतने में उससे पढ़ाता हूँ कॉन्फिडेंस से, गलती की कोई संभावना नहीं। आप भले जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कहीं चले, भागते रहो, भागने के लिए तो जगह बहुत है, पूरा राजस्थान पड़ा है। ठीक है? कहीं भी भाग जाओ, क्वालिटी अपन को यहाँ मिलेगी। ठीक है? अब अपन बात करेंगे, सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक है ये अपना आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का, राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें। ठीक है? इसमें अगर अपन बात करें, ये कोई इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, पर इकोनॉमिक्स में डाल दिया। बाकी कृषि और फसलें तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? ज्योग्राफी का। तो वो राजस्थान भूगोल ही है आपके सिलेबस में। मैं आपको इतना सा गौर करा दूं, पूरी राजस्थान भूगोल है और पूरी भारत की भूगोल है। ठीक है? भारत की भूगोल में अर्थव्यवस्था भी आ जाएगी और ज्योग्राफी भी आ जाएगी बेसिक, और राजस्थान की में ज्योग्राफी भी आ जाएगी और इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी। तो भूगोल और अर्थव्यवस्था साथ साथ चलती हैं, एक ही सब्जेक्ट है। अब अपन सबसे पहले देखो, टॉपिक तो छोटा सा दे रखा है। अगर अपन टॉपिक की बात करें तो इसमें एक तो खाद्य फसलें पढ़नी है और एक व्यावसायिक फसलें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? व्यावसायिक फसलें पढ़नी है। पर मैं इस टॉपिक जो दे रखा है, इस टॉपिक से आगे से पीछे से अगल बगल कुल मिला के ऐसे बड़ा कर दिया मैंने टॉपिक को, नहीं तो खींच के 3 पन्ने का टॉपिक है, 3 या 4 पेज का टॉपिक है। पर थोड़ा सा आगे पीछे साइड में से इसलिए लिखाते हैं क्योंकि आरपीएससी का कोई मूड नहीं है कहीं से पूछ ले, क्या तो सरल प्रश्न पूछ ले और कठिन पूछ ले, कहीं से भी प्रश्न पूछे सकती है। तो अपन बात करेंगे, टॉपिक का नाम यह है, पहला टॉपिक है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा कृषि आधारित उद्योग। जब भी क्लास लगेगी तो उस टॉपिक अगला अपन करेंगे कृषि आधारित उद्योग, इसी से रिलेटेड है। अब अपन टॉपिक की बात करें तो देखो, सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे अपन फसलों का वर्गीकरण। सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण। ये मैंने एनसीईआरटी से करा रहा हूँ आपको सबसे पहले में, क्यों टॉपिक का नाम तो अपना टॉपिक का नाम है खाद्य और व्यावसायिक फसलें। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण, और फसलों का वर्गीकरण अपन 2 आधार पे करेंगे। फसलों का वर्गीकरण कितने आधार पे करेंगे? 2 आधार पे करेंगे। अगर अपन दोनों आधारों की बात करें तो पहले नंबर पे अपन बात करेंगे बुवाई के आधार पर। मैं एक ही कलर लगाऊंगा ज़्यादातर, बुवाई के आधार पर, क्योंकि इनमें कलर चेंज करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है? बुवाई के आधार पर, बुवाई के आधार पर। और दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे तो उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। सबसे पहले अपन यहाँ से पढ़ेंगे दो चीज़ें हमारे पास, एक तो बुवाई के आधार पर और एक उपयोग के आधार पर। नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन में, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ सारे शब्द उसमें मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं डीपली समझाऊंगा। अब बुवाई के आधार पे बात करेंगे। सबसे पहले बुवाई के आधार पर अपन 3 भागों में पढ़ेंगे। बुवाई के आधार पर कितने भागों में पढ़ेंगे? 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले नंबर पर पढ़ेंगे खरीफ की फसलें, दूसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे रबी की फसलें, और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे अपन जायद की फसलें। जायद की फसलें। अब इसको पहले इस डायग्राम को देखेंगे अपन बुवाई के आधार पर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बुवाई के आधार पर। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोर्ड पीछे से?
बड़ा, साइज बड़ा, हाँ। तो मैं अब बड़े बड़े ही लिखूंगा। बुवाई के आधार पर, अब दिख रहा है, बुवाई के आधार पर, टेंशन मत करो आप, है ना। केवल बोलना नहीं है, बस जब समझ में नहीं आए तब बोलना है, ठीक है। बुवाई के आधार पर, बुवाई के आधार पर अपन 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले की बात करेंगे खरीफ। यूँ समझ लो आपके लिए चार्ट मोस्ट है ये, एक प्रश्न तो यहीं से आ जाता है, रीट में तो यहीं से आता था। अब तक राजस्थान में 4 बार रीट हुई है, अब 3rd ग्रेड होगी फरवरी में, तो यहीं से आता है उनको। तो आपको थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देंगे अपन खरीफ के आधार। खरीफ, अब खरीफ में सबसे पहले अपन क्या चीज़ पढ़ेंगे, उससे पहले इधर और एक नाम लिख देता हूँ, रबी की फसलें। रबी की फसलें, पहले नंबर पे तो हमने लिखा खरीफ की फसलें। पहले नंबर पर क्या लिखा, खरीफ की फसलें। फिर रबी की फसलें, रबी की फसलों के बाद नंबर 3 पर लिखा जायद, जायद की फसलें, जायद की फसलें। अब इनके कुछ नाम हैं स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। हमारे लोकलिटी में अगर अपन देखें तो इनके स्थानीय स्तर पर नाम है, जैसे इसका नाम है सियालू, इसका नाम है सियालू। और अगर इसकी अपन बात करें तो इसको सावन में बोया जाता है तो साबनू, सावन में बोया जाता है तो साबनू। ऐसे रटने नहीं है, आप रटेंगे तो ज़्यादातर 4-5 दिन ही समझ पाएंगे। 4-5 दिन बाद इनमें से आप एक अक्षर भी सही नहीं करेंगे प्रश्न, मेरा वादा है। आप तो रटने नहीं है, समझने। रटने को तो हिस्ट्री बहुत है, रटने को तो क्या है, हिस्ट्री बहुत है। महाराणा सांगा खानबा का युद्ध कब हुआ था, 1527। ब्याना का युद्ध कब हुआ था, वो तो रटने, वहाँ समझने के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ तो समझना है। सावन में बोया जाता है तो इसका नाम पड़ गया साबनू। सर्दियों को उनालू कहा जाता है राजस्थानी भाषा में, तो इसलिए इसका नाम हो गया उनालू। और ये मतीरे फसलें कैसी हैं, मतीरे, इसका नाम होता है मतीरे। अब सबसे पहले इसको बताऊंगा, अपना कृषि वर्ष, एक अपना होता है कृषि वर्ष। जैसे आपने मार्कशीट पर लिखा देखा, आपका शैक्षिक सत्र कब से कब तक चलता है। जैसे इस साल जो 10वीं की एग्जाम देंगे उनकी मार्कशीट में 2022-23 लिखा आएगा। क्यों लिखा आएगा 22-23? 22 जुलाई में उन्होंने एडमिशन लिया और 23 मई में उन्होंने मार्कशीट हाथ में लग गई। उनके मार्कशीट उनके हाथ में लग गई तो उन्होंने दोनों सालों में पढ़े, वो 22 में भी पढ़े और 23 में भी पढ़े। उसे कहते हैं शैक्षिक सत्र। क्या कहते हैं? इसे अपन कहेंगे कृषि वर्ष। कृषि वर्ष कह लो चाहे कृषि सत्र। कृषि सत्र की बात करें तो 1 जुलाई, अमूमन डेट मानिए 1 जुलाई से लेकर के 30 अप्रैल तक माना गया है कृषि वर्ष। क्या माना गया है? कृषि वर्ष माना गया है। सियालू की बात करें सावन, तो कौन सी, अगर अपन देखें काल की फसल है, अगर अपन बात करें कौन से काल की फसल है, ग्रीष्म काल की, सॉरी, अगर अपन बात करेंगे वर्षा काल की फसल है, अगर अपन देखेंगे इसको मैं, वर्षा काल कैसी फसल है? वर्षाकालीन, वर्षाकालीन फसल है। इसकी बात करें तो शीतकालीन फसल है। कैसी फसल है? शीतकालीन फसल है। और इसकी अगर अपन बात करें तो ग्रीष्मकालीन फसल है। कैसी फसल है? ग्रीष्मकालीन फसल है। इसमें से प्रश्न आ सकते हैं डायग्राम में से, इसलिए मैं डायग्राम बता रहा हूँ। इसके अगर अपन बुवाई के मौसम की बात करें, कब से कब तक बोई जाती है, तो अमूमन 15 जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई, तो जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। अब तुम कहेगे गुरुजी इनकी कोई फिक्स डेट बताओ, तो इनकी कोई फिक्स डेट नहीं है। किसान के मन में आ जाए तो 15 को भी बो सकता है, मन में आ जाए तो 20 को भी बो सकता है, और किसी के मन में आ गया तो नहीं बो सकता है, परती भी छोड़ सकता है। परती का मतलब जानते हो? बंजर, खाली पड़ी हुई। बंजर अलग चीज है, खाली पड़ी हुई जमीन, खाली छोड़ना। परती का मतलब क्या होता है? खाली छोड़ना, परती भूमि। तो इनकी कोई फिक्स डेट नहीं है। 15 जून से 15 जुलाई को बो सकता है और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में काट सकता है। अगर अपन इसकी बात करेंगे आगे इसमें, तो 15
15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में अगर अपन देखें इसको बो सकते हैं। और काटेंगे कब? 15 मार्च, मई तक किसी के गेहूं नहीं रहते खेत में। 15 मार्च से 15 अप्रैल, जिनको ज़्यादा जल्दी है वो तो फरवरी में ही काटने लग जाते हैं, बाकी 15 अप्रैल से 15 मार्च से 15 अप्रैल, ठीक है। अब हमारे पास समय बच गया 15 अप्रैल से 15 जून का, समय बच गया 15 अप्रैल से 15 जून का। मध्य अक्टूबर, मध्य नवंबर भी लिख सकते हैं, मध्य मार्च, मध्य अप्रैल भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास समय बच गया मई जून का, समय बच गया किसका? मई जून का। तो ग्रीष्मकालीन फसल है और ये अल्प समय में बोई जाती है। कैसे समय में बोई जाती है? क्योंकि ये सब फसलें 3 से 4 महीने की हैं, 3 से 4 महीने की हैं, और ये फसल 1.5 से 2 महीने की है। 1.5 से कितने की है? 2 महीने की है। तो अल्पकालिक फसल है, और अल्पकालिक फसल इसको अपन खासकर से मई जून में बोते हैं। टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर प्रश्न डिलीट होने की संभावना रहती है। टाइम पीरियड कभी नहीं पूछेगा। जैसे आजकल आरपीएससी ने सन वाले प्रश्न देना बंद क्यों कर दिया? भूगोल में हालांकि बुकों में सही लिख रहा है, फिर भी समय वाले प्रश्न नहीं देती। अब तुम कहो गुरु जी ऑथेंटिक बुक से दे दे, ऑथेंटिक बुक में भी वही लिख रहा है, जब भी डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट के सामने झुकना पड़ता है आरपीएससी को। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत पढ़ा होगा भूगोल में सबने। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत उसका सही है 1962, सभी भूगोल की किताबों में 1962 लिख रहा है। ऑथेंटिक है सब, जब भी उसे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उसका सही आंसर 1960 माना आरपीएससी ने, तो उसे डिलीट करना पड़ा। इसलिए सन वाले प्रश्न, टाइम पीरियड वाले प्रश्न कम देती है आरपीएससी, जिससे विवादग्रस्त नहीं हो। अब की बार फर्स्ट पेपर के फर्स्ट ग्रेड में इतने सरल पेपर प्रश्न क्यों रखे? सरल इसलिए रखे जिससे विवाद उत्पन्न नहीं हो, शांतिपूर्ण हो जाए परीक्षा। अभी मान ले ऐसे कठिन कठिन प्रश्न रख दे, खुद आरपीएससी को भी उनके उत्तरों का पता नहीं है, आरपीएससी को उत्तरों का पता नहीं है, तो स्टूडेंट तो कहीं से लाएंगे ढूंढ ढांड के, फिर वो प्रश्न कोर्ट में जाएगा और भर्ती लेट होगी। तो इसलिए अब सरल देती है आरपीएससी, जिससे विवाद नहीं हो और शांतिपूर्ण भर्ती परीक्षा हो जाए। नहीं तो ऐसे सरल प्रश्न कभी नहीं आए। तो अब की बार वो इसीलिए दिए सब प्रश्न, क्योंकि वो विवाद वाले प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, खरीफ का नाम है सियालू साबनू, रबी का नाम है उनालू, जैद का नाम है मतीरे। ये ध्यान रखने, ये खासकर वर्षा ऋतु में बोई जाती है, क्योंकि 15 जून से 15 सितंबर का समय मानसून काल कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसून काल कहलाता है। मानसून के जनक कौन है? अब तुमको क्या पता, टॉपिक हो रहे ऐसे हीट में, तो राजस्थान का मानसून है। हम्बोल्ट कौन बता रहा है? हम्बोल्ट तो आधुनिक जलवायु विज्ञान का जनक है। अल मसूदी कौन है? अल मसूदी। तो मेरी खासियत रहती है, मैं कहीं से कहीं पूछ लूंगा प्रश्न, पूरी भूगोल में, पूरी इकोनॉमिक्स में, जिससे आपको क्या है, 2 प्रश्न तो मैंने यहीं रटवा दी अभी। आधुनिक जलवायु विज्ञान का जनक हम्बोल्ट, प्राचीन जलवायु विज्ञान का जनक हिप्पोकार्स। कौन है? हिप्पोकार्स। और अल मसूदी मानसून का जनक है, जिसने मानसून शब्द का प्रतिपादन किया था। तो ये मानसून कालीन फसल है, ये शीतकालीन फसल है, मावट शीतकाल में ही तो आती है। चना की फसल के लिए उपयोगी है गोल्डन ड्रॉप्स। ये ग्रीष्म काल है। लू भबूरा, लू भबूलिया कब आते हैं? ग्रीष्म काल में आते हैं, ठीक है। अब आगे सुनो, इसमें कौन कौन सी फसल है? एग्जाम्पल आएंगे, प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। जायद की कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जायद में आएंगे सब्जियां। जायद में क्या आती हैं? एक तो सब्जियां। सब्जियों के नाम याद मत करो, केवल सब्जियां लिखो बस। सब्जियां जितनी भी हैं, सीजनल जो सब्जियां हैं, इसके अलावा तरबूज, इसके अलावा क्या आएंगे? ककड़ी, ककड़ी, खीरा, जितने भी आएंगे ये पानी वाली फसलें। कैसी फसलें? पानी वाली फसलें। अब एक एक शब्द को आप 2-2, 3-3 बार मत बोलो उसे, मैं सब सुनता हूं कौन क्या बोल रहा है। जब मैं यहाँ तरबूज शब्द लिख रहा हूँ तो तरबूज ही सुनना है आपको, है ना। उसके वो नहीं करना है, उस पर पीएचडी नहीं करनी है कि अपन उस शब्द को ही खोज निकालें, समझ गए। वो घर पे करना आप आराम से। तो इनमें पानी की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पानी। तरबूज, ककड़ी, खीरा। और पानी वाले जो फसल होते हैं उन्हें मतीरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इसका नाम हो गया मतीरे।
इसमें तो इतना ही है। अब सुनो, अब अगर अपन बात करेंगे इसकी खरीफ में कौन कौन सी आती हैं, तो मैं वो लिखाऊंगा जो एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। आपको एनसीईआरटी बुक से ही आएंगी, वो डिटेल आगे नहीं आएगी। देखो सबसे पहले बात करेंगे कपास, कपास के बाद बात करेंगे चावल, चावल के बाद बात करेंगे गन्ना, गन्ना के बाद बात करेंगे बाजरा, बाजरा के बाद बात करेंगे अपन ज्वार, ज्वार के बाद बात करेंगे जूट, जूट के बाद बात करेंगे मक्का, मक्का के बाद एक बात करेंगे अपन ग्वार, ग्वार के बाद बात करेंगे अपन तिल। क्या बात करेंगे अपन? तिल। तिल के बाद अपन बात करेंगे सोयाबीन, सोयाबीन के बाद अपन बात करेंगे मूंगफली, सोयाबीन के बाद अपन बात करेंगे मूंगफली। अब ये तो तिलहन फसलें हो गई तीनों जिनसे तेल निकलता है। कुछ दाल वाली भी हैं, दाल वाली की अपन बात करेंगे तो मूंग, मूंग के बाद बात करेंगे तो अरहर, अरहर के बाद बात करेंगे तो उड़द, मूंग उड़द अरहर आदि लगा दो, इतनी है। इनमें से प्रश्न आएगा कौन सी रबी खरीफ की नहीं है, तो ये तो खरीफ की है। ये किसकी है? आपसे नहीं वाला प्रश्न पूछेगा, इतना और बता देता हूँ। हाँ वाला कभी नहीं पूछती आरपीएससी, नहीं वाला पूछती है कौन सी खरीफ की फसल है, नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है तो 3 रबी की देगा और 1 खरीफ की देगा। सॉरी, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है तो 3 खरीफ की देगा, 1 रबी की देगा। वो आपका आंसर होगा। ठीक है? हैं? क्या कह रहे हो? कलर चेंज, कलर चेंज कर लेंगे। अब 4-5 कलर चेंज कर लिए, पहले समझा दें। हाँ मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, सुनो सुनो, बोल रहा हूँ सुनो। कलर चेंज की बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी, करेंगे चेंज आगे, अभी इसको एक ही पेज में समझाएंगे। अब रबी की बात करेंगे अपन, रबी की फसलों। इधर देख लो, चलो अगले पेज पे। रबी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रबी की फसलें, रबी की फसलें, रबी की फसलें। ठीक है? रबी की फसलें, और सब एक ही कलर को रखेंगे। अब हरे कलर को, हरा तो दिखता है दूर से। सुनो, अब रबी की फसलों में देखो, सबसे पहले तो गेहूं, गेहूं, गेहूं के बाद जौ, जौ के बाद सरसों, सरसों के बाद चना, चना के बाद राई, राई के बाद अलसी, अलसी के बाद में तारामीरा, 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 तारामीरा के बाद में सूरजमुखी, सूरजमुखी, और सूरजमुखी के बाद में मटर, और मटर के बाद में मसूर, और आदि, और आदि। जो कोई रह गई है वो छोटी मोटी हैं, इसको हाईलाइट कर लो। इसको हाईलाइट क्यों करेंगे? अभी रीट में आई है ये, अभी जो जुलाई में हुई थी ये रीट में पूछी थी, ये वाला ऑप्शन था। प्रश्न यही था कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है नहीं है। 3 खरीफ की थी, चौथा ऑप्शन अलसी था। चौथा ऑप्शन कौन सा था? अलसी था, तो उसका आंसर अलसी हुआ। अलसी किसकी फसल है? रबी की फसल है। ये फसलों का वर्गीकरण हुआ। अब एक बार दोबारा से देख लो। कृषि वर्ष चलता है 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक, क्योंकि जायद वाले को कृषि वर्ष में शामिल नहीं किया गया, वो तो अल्पकालिक है। बहुत कम किसान करते हैं, 10% करते हैं जायद की, तो नहीं तो खेत खाली रहते हैं। जायद का मैं देसी भाषा में बताऊं, बारी बोना। जायद का मतलब क्या होता है? बारी बोना। अब गांव के सब किसान बारी थोड़ी बोते हैं, कि गांव के कोई 5% मुश्किल से, कितने बोते हैं? 5%। गांव के आसपास 10-5 खेतों में बुआई दिखेगी आपको, बाकी सारी खेत खाले मिलेंगे। तो बुआई के आधार पर 3 भागों में बांटी गई। पहली खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल, तीसरी जायद की फसल। खरीफ की फसल वर्षा काल में बोई जाती है, मानसून काल की है। रबी की फसल शीतकाल में बोई जाती है। जायद की फसल ग्रीष्म काल में बोई जाती है। और खरीफ की फसल को सियालू या साबनू कहते हैं। सियालू क्या कहते हैं? साबनू। रबी की फसल को ओनालू, जायद की फसल को मतीरे कहा जाता है।
जायद की फसल अल्पकालिक होती है, मई जून में बोई जाती है। इसमें सब्जी, तरबूज, ककड़ी और पशुओं का चारा, पशुओं का क्या बोलते हैं? चारा। राजस्थान चरी, ज्वार की किस्म है राजस्थान चरी। चरी अपन देसी भाषा में कहेंगे और किस्म का नाम भी है राजस्थान चरी, RHB। RHB के नाम से आती है। जैसे बाजरे की हाइब्रिड, पायोनीर, जेके आते हैं ऐसे। रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसलों के मैंने अभी एग्जाम्पल बताए थे आपको। रबी की फसलों में देखेंगे कौन कौन सी हैं। देखो रबी की फसलों के एग्जाम्पल गेहूं, जौ। अब इसमें से खाद्यान्न पूछे तो गेहूं जौ तो खाद्यान्न है, गेहूं जौ तो कैसे खाद्यान्न है। सरसों, राई, अलसी, तारामीरा और सूरजमुखी तिलहने कैसी हैं? तिलहने। और चना, मटर और मसूर दलहन फसलें। कैसी फसलें? दलहन फसलें। ठीक है। तारामीरा होता है पशुओं का चारा बनता है उससे। पशुओं का क्या बनता है? चारा। जैसे अपन देखें पशु आहार में काम आता है। किस में काम आता है? पशु आहार में काम आता है। तारामीरा फसल होती है। रबी की खरीफ, अलसी से तेल निकलता है। अलसी से क्या निकलता है? तेल निकलता है। खरीफ की बात करें तो कपास, चावल, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जूट, मक्का, ग्वार, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, अरहर, उड़द। अब इसमें बात करेंगे तो देखो कपास और जूट ये दोनों तो रेशेदार फसल है। सूती वस्त्र उद्योग में तो कपास काम आती है और जूट पटसन में जूट आती है। चावल की बात करें, चावल के बाद बात करें बाजरा, ज्वार और मक्का, ये खाद्यान्न फसल है। कैसी फसल है? खाद्यान्न फसल है। और गन्ना की बात करें, गन्ना इधर से तो हो गया गन्ना। गन्ना कैसी फसल है? व्यावसायिक फसल है, चीनी उद्योग में काम आती है। ग्वार भी व्यावसायिक फसल है, कागज बनता है ग्वार से, ग्वार भी व्यावसायिक फसल है। तिल, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, अरहर, उड़द ये दलहन फसल है। लेकिन सोयाबीन अपवाद है। सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। सोयाबीन कैसी है? दलहन और तिलहन। प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है। तो दलहन फसलें भी है और तिलहन फसलें भी है। ये तो मैंने बताई बुवाई के आधार पर। अब उपयोग के आधार पर बात करेंगे। ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। आ गया? अब आगे चलेंगे ना। आप आराम से बैठे रहो, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा पूछने के लिए कि आप 5 मिनट पूछ सकते हैं। तब आप प्रश्न करना। बीच बीच में बोलेंगे आप 100 आप बोलेंगे, मैं एक बोलूँगा, मेरी कौन सुनेगा? फिर आप ही आप बोलेंगे तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें आगे। ये सब लिखे हुए मिलेंगे PDF में। PDF में सब लिखे हुए मिलेंगे अच्छी राइटिंग में। ठीक है, समझ गए? सुनो आप आगे। अब आगे चलेंगे। ये तो हो गए बुवाई के आधार पर। अब बात करेंगे अपन उपयोग के आधार पर। और प्रश्न बाहर ही नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं यहीं हूँ। प्रश्न बाहर चला जाएगा तो आप मेरे को बताना फिर, और आ जाए तो फिर मैं बताऊंगा आपको, है ना, कि ये आ गया, देखो ये आ गया, है ना। अभी पुराना स्टूडेंट कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, नहीं मैं यहीं बता देता पूछवा के आपको, है ना। पुराने स्टूडेंट बाकायदा फोटो और भेजते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे, रजिस्टर का फोटो खींच के, देखो साहब ये इस लाइन से ये प्रश्न, इस लाइन से ये प्रश्न, भूगोल में। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता। अब तक जितनी भी एग्जाम हुई हैं और आने वाली होंगी, क्यों मैं अपडेट कर लेता हूँ हर 6 महीना में, 2 महीना में नोट्स अपडेट करता हूँ। उनकी तरह नहीं है जो भामाशाह बने बैठे हैं जयपुर, दिल्ली, जोधपुर के, वो अपडेट नहीं करते। उनसे आज पढ़ लो, जब भी वही 9 लोक देवी 10 लोक देवी पढ़ेंगे, मैं उनके बड़े बड़े इनके नाम नहीं लेता क्योंकि वो तो हाईलाइट है। ठीक है, अगर अपन उनसे देखें वो अपडेट नहीं करते, उनका वही पैटर्न है, उस पैटर्न से प्रश्न आना बंद हो गया। अब प्रश्न नहीं आते, तो अपने को अपडेट होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन में क्या होता है? अपडेट। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन में अपडेट की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ तो डायरेक्ट प्रश्न लिखाना है, खरीफ की फसलों को समझाइए, और फिर लिखाते रहते हैं धुआंधार। उनको तो कोई आंकड़े गलत भी लिखा दें कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो वो देखेगा किसने कितने पेज भरे हैं, उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आप आ जाए उपयोग के आधार पर। देखो सबसे पहले इनकी मैं एक एक करके सारणी बनाऊंगा। सबसे पहले रेशेदार फसल, कैटेगरी वाइज पूछेंगे। रेशेदार फसल, अब मैं बड़े बड़े अक्षर लिखूंगा और एक ही कलर से दिख रहा है रेशेदार फसल। अगर अपन रेशेदार फसल की बात करें, ऐसी फसल जिनसे रेशे या तंतु बनाए जाते हैं,
और फिर रेशे और तंतु से वस्त्र बनते हैं। गांधी जी चरखा चलाते थे तो रेशे ही तो बनाते थे, वो रेशे और वस्त्र बनाते थे, उनसे तंतु बनते हैं। तो रेशेदार फसल की अगर अपन बात करेंगे तो कपास सबसे मेनली आती है, कपास। कपास के बाद आती है जूट। जूट पर्सन एक ही है, इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा, इसे सफेद सोना। मैं यही बता देता हूं। तो कपास आती है काम में सूती वस्त्र उद्योग में। अगला टॉपिक भी यही रहेगा हमारा, अगला टॉपिक भी यही रहेगा, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। तो कपास की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग, कपास किस में काम आती है? सूती वस्त्र उद्योग, कपास सूती वस्त्र उद्योग में आता है। इस अगर ऐसे फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा लाइन नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा लाइन अपन को पेज थोड़ी भरने हैं, वहाँ प्रश्न सही करना है बस, पेज नहीं भरने। तो कपास किस में काम आता है? सूती वस्त्र उद्योग में। अब सूती वस्त्र उद्योग की एक खासियत है, कृषि आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग, कृषि आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कृषि आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग, कृषि आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग। कृषि के बाद देश में लोगों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कृषि के बाद लोगों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान की 62% जनसंख्या तो कृषि पर निर्भर है 100 में से, और 62 के बाद लगभग 25 से 30% जनसंख्या सूती वस्त्र उद्योग में शामिल है। तो सूती कपास सूती वस्त्र में काम आता है। और इसके बाद बात करें तो ये सबसे बड़ा उद्योग है कृषि के बाद जो रोजगार देता है लोगों के लिए। इस जूट की अगर अपन खास बात करें तो जूट राजस्थान में कहीं पैदा नहीं होता, जूट सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। इस जूट की बात करें तो जूट या पटसन उद्योग में काम आता है। जूट किस में काम आता है? जूट या पटसन उद्योग में काम में आता है। तो ये दोनों कैसी फसल हो गई? रेशेदार फसल, खासकर रेशेदार है, चाहे तो इन्हें व्यावसायिक फसल भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली रेशेदार है। मेनली कैसी है? रेशेदार। पहली तो ये हो गई। अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे अपन खाद्यान्न। दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने के लिए किया जाता है, पेट भरने के लिए। किसके लिए किया जाता है? पेट भरने के लिए। खाद्यान्न फसल की मैं बात करूं तो सबसे राजस्थान में सबसे पहले नाम आता है बाजरा का। पहचान ही राजस्थान की बाजरा से है। यहीं पर मैं अगर आपको प्रश्न बताऊं, राजस्थान की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल, अभी तो इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। तुम सोच रहे होंगे गुरुजी एक एक लाइन में ख़त्म कर रहे हैं। एक एक लाइन में ख़त्म नहीं करता मैं, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। अगर अपन इसको लिखते हैं तो ये टॉपिक 4-5 घंटे में होता, अभी तो 2-2.5 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि लिखने का काम नहीं है। बाजरा की बात करें तो राजस्थान की कैसी है? सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, सबसे प्रमुख। भारत की मत कर देना अब आपके तो भारत की अर्थव्यवस्था और है, तो मैं साथ साथ तुलना कराता हूँ भारत की। अगर इसी प्रश्न को घुमा देता और सीईटी में ऐसे रख देता कि भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल, और तुमने मान ले भारत भूगोल नहीं पढ़ी और तुम राजस्थान भूगोल के जाते सीना चौड़ा करके एग्जाम देने, तो आंसर देते बाजरा। बाजरा गलत हो जाता, तो आंसर सही क्या होता? चावल। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। भारत पढ़ाऊंगा जब लिखाऊंगा उस चीज़ को। भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। दूसरा नंबर आता है गेहूं का। देसी भाषा में बताऊं, भारत में सबसे ज़्यादा लोग चावल को खाते हैं और दूसरे नंबर पर गेहूं को खाते हैं। दूसरे नंबर पर किसको खाते हैं? गेहूं को खाते हैं। राजस्थान की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल बाजरा और दूसरे नंबर पर गेहूं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरे को खाते हैं, दूसरे नंबर पर गेहूं को खाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पहली। इसके बाद दूसरी बात करेंगे गेहूं। दूसरी बात किसकी करेंगे? गेहूं की। गेहूं की भी अगर अपन देखें, राजस्थान की दूसरी, दो पूछ सकता है क्योंकि एग्जामिनर शातिर होता है। वो इनमें से उलझाएगा, प्रश्न यही रहेंगे।
पर आपको भूल भुलैया की तरह भटका देगा। आप छाती चौड़ी करके जाएंगे पहली खाद्यान्न फसल, और वहाँ आपको प्रश्न चेंज कर देगा राजस्थान की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और ऑप्शन ए में वो 100% क्या देगा, बाजरा देगा। ऑप्शन बी में गेहूं होगा 50%, तो ऑप्शन ए पे ही शहीद हो जाएंगे जाति। और फिर शहीद होने के बाद देखेंगे कि मैं सही शहीद हुआ हूँ कि गलत, फिर घर आके पता चलेगा कि मेरा बलिदान व्यर्थ गया, दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों हुआ, वो जल्दीबाजी में था। इसलिए जल्दीबाजी नहीं, पेपर सरल आते हैं, हर एग्जाम के सरल आते हैं, वहाँ आराम से बैठें। छोटी एग्जाम के तो सरल ही आएंगे, क्योंकि आपको कोई आप ग्रेड फर्स्ट RS थोड़ी बन रहे हो जो इतना स्तर आएगा। 12वीं तक की लेवल NCERT बुक काफ़ी है आपके लिए, और 12वीं तक की बुक कोई कठिन नहीं है, ठीक है। पेपर सरल आएगा, शांतिपूर्ण पढ़ें, चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें, प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन चारों जरूर पढ़ें। ये नहीं कि 1 घंटा में पेपर खत्म कर दिया और फिर देख रहे हैं उन 24 लड़के को। एक हॉल में 24 ही लड़के तो होते हैं, 24 में कौन कौन बैठे मेरे रूम में, कौन से टीचर की ड्यूटी लगी है, वो तो बार बार आएंगे जाएंगे, उनको मत देखना नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी नहीं देखना है बगल वाला कितना लिख रहा है, उससे क्या है आप होपलेस हो जाएंगे, या बगल वाला तो बहुत तेजी से कर रहा है प्रश्नों को, इस पे इसका ही होगा सिलेक्शन। तो ऐसे नहीं है, उसका होगा उसका, हमारा होगा हमारा। एंजॉय के साथ बैठे एग्जाम में, और एंजॉय के साथ धीरे 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 प्रश्नों को पूरा हल करें, ठीक है। पूरे चारों ऑप्शन पढ़ें। तो गेहूं राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब तीसरे, ये तो हो गई। अब इसमें तीसरा कौन सा आता है, और मक्का। तीसरी कौन सी आती है, मक्का। चौथी कौन सी आती है, ज्वार। ज्वार का एक नाम और मिलता है जिसे अपन कहेंगे सोरगम। ज्वार का एक नाम मिलता है सोरगम। क्या मिलता है, सोरगम। ये 4 खाद्यान्न है, ये 4 कैसी हैं, एक तरह से खाद्यान्न है। इन चारों को हम खाने के काम में लेते हैं, सबसे ज्यादा बाजरे को खाते हैं। यहाँ तक क्या, हाँ, ज्वार और ग्वार अलग होती है, ज्वार चरी होती है, ग्वार अलग होती है। ग्वार के दाने अलग होते हैं, थोड़े सीमेंट जैसे कलर के होते हैं, ज्वार के दाने पीले होते हैं, ठीक है। ज्वार और ग्वार अलग होती है। जौ गेहूं जैसी होती है, जौ खाद्यान्न होती है, जौ। बस ये हो गई 5 खाद्यान्न। अब अगले देखेंगे। नंबर 3, एक बार रिवाइज कर दूंगा, दलहन। नंबर 3 की बात करेंगे तो दलहन, दलहन ऑब्लिक दाल, दालें, दलहन ऑब्लिक दालें फसलें। दलहन वाली कौन कौन सी आती हैं। अब दलहन में अगर अपन सबसे फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो दलहन में आती है सबसे फर्स्ट नंबर पर चना। चना जिसे दालों का राजा कहा जाता है। अभी इनके उत्पादन क्षेत्र आगे बताऊंगा। दालों का राजा, चना को क्या कहा जाता है, दालों का राजा, चना। दूसरे नंबर पे अपन बात करें सोयाबीन। सोयाबीन, सोयाबीन एक अपवाद है। सोयाबीन एक क्या है, अपवाद है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन दलहन भी है प्लस तिलहन भी है, दलहन और तिलहन भी है, यानी इससे दाल भी बनाई जाती है और तेल भी बनाया जाता है, तो तिलहन भी है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो मटर। चौथे नंबर पर बात करेंगे तो मसूर। पांचवें नंबर पर बात करेंगे तो अरहर। पांचवें नंबर पे बात करेंगे अपन तो अरहर। छठवें नंबर पर बात करेंगे तो मूंग, और 7वें नंबर पर अपन बात करेंगे तो मोठ। अब इनके कोई उत्पादक क्षेत्र सबके याद नहीं करने, जिनके आएंगे वो अभी आगे बता दूंगा। ये दलहन फसलें, ये कैसी हैं, दलहन फसलें जिनसे दाल बनाई जाती हैं। अब नंबर अपन 4 की बात करेंगे तिलहन। तिलहन नंबर 4 पे अपन बात करेंगे तिलहन फसलें। तिलहन फसलें, तिलहन फसलें, और तिलहन फसलों को अपन बात करें खाद्य तेल, वैसा तेल नहीं, खाद्य तेल जिनको हम खाने के काम में लेते हैं, खाद्य तेल के निर्माण में उपयोगी, खाद्य तेल के निर्माण में उपयोगी।
अगर अपन तिलहन फसल की बात करेंगे तो तिलहन फसल की देखेंगे खाद्य तेल के निर्माण में उपयोगी। इससे खाद्य तेल बनता है। क्या बनता है? खाद्य तेल। कौन कौन सी है? जैसे देखो, सबसे पहले नंबर की अगर अपन बात करेंगे, अब तुम पूरे बोलो मत बार बार एक शब्द, ये बहुत गलत आदत है। एक शब्द को आप दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहे हैं, उससे कोई मज़ा नहीं आता। आप खुद का डिस्टर्ब कर रहे हैं और बगल वाले का कर रहे हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट की बात करेंगे, देखो सरसों का प्रदेश राजस्थान। जैसे बाजरे से राजस्थान की पहचान है, ऐसे सरसों से भी राजस्थान की पहचान है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो मूंगफली, मूंगफली भी राजस्थान में होती है। तीसरे नंबर पे अपन बात करेंगे तो सोयाबीन, सोयाबीन मैंने अभी उधर भी लिखी थी क्योंकि दलहन तिलहन तीनों है। चौथे नंबर पे बात करेंगे अपन तो अलसी। पांचवें नंबर पर बात करेंगे तो सूरजमुखी। राजस्थान में बहुत कम पैदा होती है, राजस्थान में बहुत कम पैदा होती है, भारत में होती है ज़्यादातर। कहाँ होती है? भारत में। मैं इनके भारत स्तर पर क्षेत्र बताऊं तो देखो, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात। मूंगफली की सबसे ज़्यादा ही बात करें तो गुजरात में होती है। भारत में जब पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे अपन। सोयाबीन की सबसे ज़्यादा बात करें तो एमपी, एमपी प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को सोयाबीन का प्रदेश कहा जाता है। अलसी की बात करें तो अलसी राजस्थान में ही होती है सबसे ज़्यादा। और अगर अपन बात करें सूरजमुखी की तो सूरजमुखी कर्नाटक में होती है सबसे ज़्यादा। और एक छोटे स्तर की है जो बहुत कम होता है उसका उत्पादन, और उस उत्पादन की अगर अपन बात करें तो अरंडी, अरंडी की बात करें तो इसका जो तेल होता है वो अपमार्जक, अपमार्जक ऑब्लिक साबुन निर्माण में उपयोगी है। अपमार्जक ऑब्लिक साबुन निर्माण। इसका खाद्य तेल नहीं है, खाने के लिए काम में नहीं लेंगे। खाने के लिए अपन इस 5 का प्रयोग लेंगे। तेल, सोयाबीन जो भी अपन बन रहे हैं, रिफाइंड खाद्य तेल, वो इनमें काम में लेंगे। ये तिलहन फसलें, ठीक है। अब 5वें नंबर पे देखेंगे तिल, और रह गया। 7वें नंबर पे देखेंगे तिल। तिल, तिल की बात करें तो राजस्थान। अब ये 7 हैं। अब अपन देखेंगे 3, ये लिख लें अपन ने। इसके बाद तिलहन फसलें। अब अगले नंबर पे देखेंगे 5वें नंबर पर पेय, पेय फसलें। पेय फसलें राजस्थान में कहीं पैदा नहीं होती, ये गौर करने की बात है। कभी कभी नहीं वाला भी आ जाता प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन असत्य है? वो 4 लाइन देगा आपको। 4 लाइन में से 3 लाइन सही मिलेंगी, 1 लाइन गलत मिलेगी। मैं ऐसे बार बार पेपर का तरीका क्यों बताता हूँ? पेपर का तरीका अगर आपको पता चल गया ना कि पेपर कैसे आते हैं कंपटीशन में, तो आपका 50% सिलेक्शन के द्वार खुल जाएंगे। 50%। फिर 50% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप वैसे ही पढ़ते रहें, घर पे किताबों का ठिंगार ला के रख दिया आपने, दुनिया भर की इतनी पूरी आलमारी भरी है किताबों की, और आप पढ़े जा रहे हैं और प्रश्नों का पता ही नहीं कि प्रश्न कैसे आएंगे, तो आपके भान नहीं होंगे ज़्यादा सही। ये मेरी गारंटी है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये वहाँ आपको सही नहीं होंगे ज़्यादातर। ज़्यादातर प्रश्न जब सही होंगे जब आप जितनी भी एग्जाम लगती हैं राजस्थान में, उन सब एग्जामों के पेपर देखें और उनमें पूछने का स्तर देखें कि पेपर कैसे स्तर से पूछा जा रहा है, पेपर कैसे स्तर से पूछा जा रहा है, तब आपको सही होंगे प्रश्न, ठीक है। तो मैं वो आपको देखने की जरूरत नहीं, मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ पेपर कैसे पूछेगा। आपको लाइन देगा राजस्थान में पेय फसलों का उत्पादन नहीं होता है। बताओ ये लाइन सही है कि गलत है? ये लाइन सही है, ये लाइन गलत। नहीं होता है तो सही है, नहीं होता है तो सही है। अगर लाइन में ऐसे लिख रहा है राजस्थान में पेय फसलों का उत्पादन नहीं होता है, तो ये लाइन सही है। ये लाइन कैसी है? सही है। अगर वो देखा राजस्थान में पेय फसलों का उत्पादन होता है, तो ये लाइन असत्य है। ये लाइन कैसी है?
बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, जब ऐसे अनुभव आता है कि प्रश्न कैसे आएंगे सब्जेक्ट में से। तो मैं वो आपको बार बार इसलिए बताता हूँ, इसलिए मेरी सब्जेक्ट में टेस्ट पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साथ साथ ही टेस्ट ले लेता हूँ। अब तक आया हूँ तब से मैंने आपसे 10 प्रश्न कर दिए। वो ऐसे इसलिए करे क्योंकि राजस्थान में उत्पादन नहीं, तो इनके आगे अपन क्या लिखेंगे, राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है, राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है। तो अब कहाँ होता है वो भी देख लेते हैं, क्यों छोड़े इन दोनों को, तब सब कोई पढ़ते आ रहे हैं तो नहीं होता है। अब सुनो, इसमें एक फसल आएगी चाय। सुबह पहले आप इससे ही भागते हैं घोड़ा की तरह पी करके एनर्जी चाय। इनको मैं यही ख़त्म कराता हूँ, उधर नहीं पढ़ाऊँगा फिर, क्योंकि राजस्थान में होती ही नहीं है। फिर भी मैं 5 मिनट आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ कि भारत पढ़ेंगे जब काम आएगी। तो चाय, चाय में अगर अपन बात करें चाय की देखें तो सबसे ज़्यादा फेमस है ब्रह्मपुत्र घाटी। मेनली मैं क्षेत्र का नाम बताता हूँ, ब्रह्मपुत्र घाटी। सबसे पहले अंग्रेजों ने चाय की खेती ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू की थी और सन था 1840। सन क्या था? 1840। अंग्रेज का नाम था लिनन टी। अंग्रेज का नाम क्या था? लिनन टी। उसी के बाद से चाय का नाम टी हो गया। चाय का नाम क्या हो गया? टी हो गया। वो अपन बात करेंगे। और खासकर असम, सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है असम में। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पैदा होती है? असम में। दूसरे नंबर का एक क्षेत्र आता है दार्जिलिंग। टीवी वाले एड में भी बताते हैं कि दार्जिलिंग के बागानों की चाय, दार्जिलिंग की पहाड़ी। और दार्जिलिंग की पहाड़ी अगर अपन बात करेंगे तो दार्जिलिंग की पहाड़ी ममता बनर्जी के राज्य में है। और ममता बनर्जी बंगाल की सीएम है। ममता दीदी, ममता बनर्जी बंगाल की सीएम है। ठीक है, तो ममता बनर्जी के वहाँ चाय का दूसरा उत्पादन होता है। ठीक है, ये तो हो गया। चाय में अगर अपन देखें तो उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है कैफीन। कैफीन, चाय में एक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है कैफीन। कैफीन उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, साइंस वालों को आता है। इसीलिए आप घोड़ा की तरह दौड़ते हैं पी करके, और किसी चीज पानी को पी करते घोड़ा की तरह दौड़ते नहीं। क्यों? पानी में उत्तेजक पदार्थ नहीं है। पानी में उत्तेजक पदार्थ नहीं है। चाय में उत्तेजक पदार्थ होते हैं। जिनको आदत लग रही है वो जब चाय पी लेंगे तो घोड़ा की तरह दौड़ेंगे। क्यों? उत्तेजना आ गई तो उत्तेजक पदार्थ। ठीक है, अब नंबर 2, चाय के बात करेंगे अपन कॉफी। कॉफी, कॉफी की बात करें, कॉफी की सबसे पहले खेती बाबा बूदन की पहाड़ी पर शुरुआत की गई थी। अब कौन बताएगा बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ है? बताओ। भूगोल किस किस के पास रही? बीए में, 12वीं में कहीं ना कहीं तो रही होगी भूगोल। कि भूगोल पढ़ी नहीं? हाँ, कर्नाटक। बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कॉफी की, बाबा बूदन की पहाड़ी, और बाबा बूदन की पहाड़ी की बात करें तो बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में, यहाँ पर इसकी शुरुआत हो रही थी। कॉफ़ी में अगर अपन बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादन, कॉफ़ी का अगर अपन बात करें सर्वाधिक उत्पादन की अगर अपन बात करें कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। कौन से राज्य में होता है? भारत का तो 6वां 7वां स्थान है विश्व में भारत का 6वां 7वां स्थान है। तो अगर अपन बात करें इसके बाद कॉफ़ी की 3 किस्में, कॉफ़ी की कितनी किस्में? 3 किस्में, जो मैंने आपको उसमें पीडीएफ में भी दी है। यहाँ से जहाँ पर 3 होता है ना, 3, वहाँ नहीं वाला प्रश्न बनता है। ये गौर कर लेना। जितनी कोई सी भी विषय हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जहाँ पर 3 आदमी होंगे, 3 बातें होंगी या 3 स्थान होंगे, 3 ही होंगे, 3 के अलावा 4 नहीं होंगे, तो वहाँ नहीं वाला प्रश्न बनेगा। कैसा बनेगा? कौन सा नहीं है? तो वो 3 तो है, तो वो तीनों याद करने पड़ेंगे। अगर अपन बात करें अरेबिका, अरब से लाए थे, तो इसलिए अरब से लाने के कारण अरेबिका किस्म हो गई। अरेबिका के बाद नंबर 2 पर है रोबिस्टा किस्म।
रोबिस्टा के बाद नंबर 3 पे बात करें लिबेरिका। नंबर 3 पर कौन सी है? लिबेरिका। तो लिबेरिका किस्म। अब आपसे पूछिएगा गुरुजी सर्वश्रेष्ठ कौन सी कॉफ़ी होती है? तो सर्वश्रेष्ठ अरेबिका किस्म की कॉफ़ी होती है। सर्वश्रेष्ठ कौन सी होती है? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी होती है। अब कॉफ़ी में भी तो उत्तेजक पदार्थ है, जब भी तो तुम पैलेस में शादी में कॉफ़ी पीने के बाद वहाँ से भी घोड़े की तरह घर की तरफ दौड़ते हो। तो इसमें भी कौन सा है? तो कैफीन तो इसमें हो गया, कैफीन और टेनिन। एक और पाया जाता है इसमें, कैफीन और टेनिन, कैफीन और टेनिन। और इसमें पाया जाता है थेनिन। कॉफ़ी में कौन सा पाया जाता है? थेनिन। कॉफ़ी में पाया जाता है थेनिन। थेनिन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? थेनिन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। अब चाहे साइंस की बुक में कुछ भी दे रखे हों, 12वीं क्लास की भूगोल की बुक में पाठ 8 में, भारतीय अर्थव्यवस्था वाली बुक है, पाठ 8 में यही दे रखे हैं 3। कॉफ़ी चाय में तो दे रखे हैं टेनिन और कैफीन, और कॉफ़ी में दे रखा है थेनिन। तो एनसीईआरटी सरकारी किताब है, उसको अपन कोई चुनौती नहीं दे सकते, ये याद रखने। ठीक है, तो ये उत्तेजक पदार्थ हो गए चाय कॉफ़ी के, यहीं ख़त्म कर दी मैंने। अब अगले नंबर पे अपन कुछ नशीली फसलें बताऊंगा, हाँ, जिनके लिए हमारे करौली और सवाई माधोपुर जिला फेमस है। जिनके लिए करौली स्मैक आ रही है अब आपके सामने, तो इसलिए आप शांति से पढ़ेंगे। अगर अपन बात करेंगे अफीम, पहले तो वो डालता हूं, सुनो, हाँ अब सुनो। अब मेरे को समय के साथ साथ इसको साफ करना भी आ गया बोर्ड को, ठीक है, जबकि मैं बहुत दिन बाद चला रहा हूँ इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे। बाकी समय के साथ पहले मैं लेता था यहीं इसी कोचिंग में क्लास थी मेरी, पर अभी समय के अभाव की वजह से पहले खूब चलाता था, फिर बीच में भूल गया, अब समय के साथ फिर आ गया चलाना। तो आप समय के साथ पढ़ेंगे तो आराम से यादें हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, इसकी बात करेंगे 6वें नंबर की। किसकी बात करेंगे? 6वें नंबर पे। देखो, पे फसल का मतलब होता है जिन्हें पीकर आनंद लेते हैं। पीकर क्या लेते हैं? आनंद। अब तुम कहीं कहते हैं गुरुजी इसमें तो देसी शराब को भी शामिल कर दें। शराब कोई फसल नहीं है, शराब तो एल्कोहल तरल पदार्थ है। शराब तो एल्कोहल क्या है? तरल पदार्थ है। अब 6वें नंबर पर अपन कैटेगरी बनाएंगे मादक। मादक जिनके लिए नारकोटिक्स विभाग काम करता है। नारकोटिक्स विभाग में जिसकी नौकरी लग जाएगी उसको पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। क्यों? अफीम, इन नशेड़ी, इनको पकड़ेगा वो, अफीम वालों को पकड़ेगा, ड्रग्स, हीरोइन, तो उसके तो पैसे की कोई कमी नहीं, ठीक है। तो मादक की बात करें तो नशीली, मादक की बात करें नशीली, CGL वाले जाएंगे, जिसके लिए ये कोचिंग फेमस है, SSC CGL। यहाँ से एक लड़के का, स्टूडेंट का हुआ था सिलेक्शन, अभी मेरे को फोटो दिख नहीं रहा है, अभिषेक गुप्ता, कहीं ना कहीं लग रहा होगा अभिषेक गुप्ता, ये जानते होंगे संजय जी। चश्मा लगा के पहले यहीं बैठता था, वो बेचारे गरीब घर का था, टाइप भी करता था जब ये कोचिंग फव्वारे पे चलती थी। लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। वो अभिषेक गुप्ता था, मोटा सा, यहाँ बाहर कहीं ना कहीं जरूर फोटो लग रहा हो उसका, इसमें दिख नहीं रहा है मेरे को। उसका सिलेक्शन हुआ है, वो CGL के थ्रू गया है और नारकोटिक्स विभाग में। किस में मिली है उसको? 2 स्टार है वो, सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स विभाग में। बहुत इंटेलिजेंट था, सुपर माइंडेड था, पारिवारिक स्थिति खराब थी, तो यहाँ पर वो नोट्स भी बनाता था, बैठ के टाइप भी करता था, और टाइप करने के साथ साथ यहीं पर पढ़ता था वो पूरे दिन, क्योंकि उसके घर पे ऐसा वातावरण नहीं था बेचारे के पढ़ने के लिए, दिख नहीं रहा कहीं ना, तो यहाँ पे पढ़ा भी लेता था, छोटे मोटे बैचों में मैथ पढ़ाता था वो। BTech पास आउट था और उसका सिलेक्शन हो गया, शायद 2021 में ज्वाइनिंग मिली उसे, है ना, कोरोना के बाद। सिलेक्शन उसका कोरोना से पहले ही हो गया था, तो वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे गया, है ना। और पहले प्रयास में नहीं है वो, तीसरे चौथे प्रयास में था। उसने काफ़ी जगह कोचिंग की, दिल्ली, जयपुर, फिर यहाँ भी की, फिर यहाँ पढ़ता ही था वो। मैं तो उसे जब आता था देखता था वो पढ़ता ही रहता था, खाली टाइम में वहीं कंप्यूटर पे बैठा बैठा पढ़ता रहता था, ठीक है। और बहुत सीधा, बहुत होशियार था वो। अभिषेक गुप्ता उसका नाम है, उसका सिलेक्शन हुआ था, है ना, इसी कोचिंग में भी रहता था वो। अब अपन सुनेंगे मादक नशीली फसलें। मादक फसलों की बात करेंगे अपन, ऐसी फसलें जिनको खाने के बाद नशा होता है या एक तरह से ज़्यादा उत्तेजना मिलती है हमें। क्या मिलती है?
ज़्यादा उत्तेजना मिलती है। तो कौन कौन सी फसलें? देखो, सबसे पहले फसल की बात करेंगे अफीम। अफीम, यो समझो मैंने 3 फसलें आपको यहीं करा दी, चाय, कॉफ़ी, अफीम को भी मैं यही ख़त्म करूँगा। अफीम की बात करें तो अफीम को अपन काला सोना कह सकते हैं। अफीम को कहा जाता है काला सोना। अब सोना बहुत है, आपको हरे सोने की बात करें तो हरा सोना बांस, हरा सोना बांस, हरा सोना बांस, तरल सोना पेट्रोलियम, और काला सोना ये व्हाइट बोर्ड, पेन, इससे सही करवाता हूँ, सही करना संजय, 1 मिनट इसको सुनो, 1 मिनट रुक जाओ आप, है ना। तो अब सुनो, देखो, अफीम काला सोना। अफीम क्या है? मैं इतने आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, लंबी क्लास है, बोर नहीं होंगे आप, एंजॉय के साथ आप शांति से पढ़ने का आनंद लें। जब खराब हो जाएगा तो बुला लेंगे तुरंत टेक्निकल को। सुनो, अफीम की बात करें तो काला सोना। अफीम की क्या है? काला सोना। काला सोना क्यों कहेंगे? क्योंकि बहुत महंगा पदार्थ है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और इसकी फसल होती है। क्या होती है? फसल होती है। अब ये नहीं कि हमारे मन में आ गई और हम बाजार से बीज ले आए अफीम का और हमने हमारे खेत में लगा ली, और हमने हमारे खेत में लगा ली और किसी ने फोटो खींच के शिकायत कर दी तो नारकोटिक्स विभाग वाले हमको घर से तो उठा ले जाएंगे और राष्ट्रद्रोह का केस लग जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। किसका है? और संघ सूची के तहत इसे अति संवेदनशील विषय में रखा गया है। जैसे परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जैसे AK-47, हर कोई थोड़ी रख सकता है अपने घर में AK-47, जिसके घर में मिल जाएगी आतंकवादी का केस लगेगा, डायरेक्ट राष्ट्रद्रोह का केस, सजाए मौत, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई वकील उसको मिलेगा नहीं, डायरेक्ट केस है। परमाणु ऊर्जा, जिसके घर में परमाणु यूरेनियम थोरियम मिल गए, उस पर भी आतंकवादी का केस लगेगा कि आप यूरेनियम थोरियम से परमाणु बम बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे? परमाणु बम। अगर आपको बिना लाइसेंस के अफीम की खेती करते पकड़े गए तो भी राष्ट्रद्रोह का केस। बिना लाइसेंस के तो हम शराब की दुकान भी नहीं खोल सकते, ये थोड़ी परचूने की तरह कि हमने शराब की दुकान लगा दी आज तो ऐसे तो पूरे गंगापुर में शराब की दुकान हो जाती। सरकार इन्हें बेचती है लाइसेंस थे, किसी को 40 लाख की बेची है, किसी को 50 लाख की, किसी को 1 करोड़ का भी बिका है ठेका। कैला देवी मंदिर के पास है, वो तो 1.5 करोड़ का बिका था। कितने का बिका था? 1.5 करोड़ का, मात्र 2 साल के लिए। क्योंकि 1.5 करोड़ में से 15 करोड़ कमाएगा कम से कम। कितना कमाएगा? बाद में बता देंगे, काम अभी पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो अफीम की बात करेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं। मार्फिन, मार्फिन उत्तेजक पदार्थ, पढ़ ले आराम से, है ना। सगाई बगाई सब हो चुकी है, मेरी शादी भी हो गई, कोरोना से पहले ही हो गई। नहीं डबल, सुनो शांत हो जाओ, डबल कराना कानूनन अपराध है। सुनो, अब सुनो, तो ये इसमें कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? मार्फिन। तो कुल मिला के बात यह कि इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। इस फैन को चला दो। इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस कौन जारी करता है? नारकोटिक्स विभाग। ये चला दो इसको, फैन को उधर से। नारकोटिक्स विभाग कौन जारी करता है? नारकोटिक्स विभाग। अब सुनो, इस फैन को चला दो। सुनो, अब देखो, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अगर अपन इसकी बात करेंगे सर्वाधिक, मैं पहले तीनों को इंडिया लेवल पे समझा रहा हूं, तीनों को। चाय, कॉफी, तो चाय असम में, कॉफी कर्नाटक में। इसके अगर अपन इंडिया लेवल की बात करें सर्वाधिक उत्पादन, तो इसके अगर अपन सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादक या उत्पादन की अगर अपन बात करें, सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका यूपी में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में। गलती से एमपी मत कर देना, एमपी में तो सोयाबीन है। एमपी में क्या है? सोयाबीन। अब राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में कहाँ होता है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा
चित्तौड़गढ़ में होता है, दूसरे नंबर पर झालावाड़ है, तीसरे नंबर पर बारा है, लेकिन पहले नंबर पर चित्तौड़गढ़ है। पहले नंबर पर कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अब सुनो, ये जो फसल है विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अफगानिस्तान में। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था अफीम पर आधारित है, अफगानिस्तान। हमारी अर्थव्यवस्था तो कृषि पर आधारित है और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का आधार अफीम है। तो ये इसको प्रसंस्कृत करके, अगर मैं आपको बताऊं, इसको प्रसंस्कृत करके, प्रसंस्कृत का मतलब होता है इसका और अच्छी तरीका से निर्माण करके, प्रसंस्कृत करके ड्रग्स है, प्रसंस्कृत करके ड्रग्स, इसी के रूप में ड्रग्स कह लो, स्मैक, ड्रग्स स्मैक, हेरोइन, हेरोइन, चरस आदि बनाए जाते हैं। बस इतना, आदि बनाए जाते हैं। तो ये भी एक कैसी फसल है? मादक फसल है। ये कैसी है? मादक फसल। उत्तेजक पदार्थ मार्फिन, सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में, राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, और इसको प्रसंस्कृत करके ड्रग्स स्मैक हेरोइन बनाए जाते हैं। इसी में दूसरी पढ़ेंगे पहले, इसी में दूसरी एक फसल आती है तंबाकू। तंबाकू वही यहीं खत्म करेंगे अपन, तंबाकू। हाँ, तंबाकू की बात करें, अब तंबाकू में अगर अपन बात करें निकोटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा रहा हूं मैं। तंबाकू में निकोटिन तत्व होता है एक, निकोटिन तत्व की प्रधानता पाई जाती है। तंबाकू में क्या पाई जाती है? निकोटिन तत्व की प्रधानता पाई जाती है। और निकोटिन तत्व की प्रधानता होने से यह कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। भारत सरकार के तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत, भारत सरकार के तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत तंबाकू से निर्मित जितने भी उत्पाद हैं, चाहे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी जितने भी उत्पाद हैं, उन पर चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। उन पे सब पर लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नहीं तो आप बताओ बेचने वाला क्यों लिखता? लेकिन भारत सरकार ने इसलिए लिख रखा है कि बाई चांस अगर उसको पीने से किसी की मौत हो जाए और फिर वो मुआवजे के लिए कोर्ट में जाए, और कोर्ट में जाए तो सरकार उसे बता देगी हमने चेतावनी पहले ही लिख रखी है, आप अगर इसको खा रहे हो तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है? और नहीं तो फिर हर सरकार तंबाकू से मरने वाले को कब तक मुआवजा देती? सरकार बर्बाद हो जाती। तो ये कैंसर के लिए जिम्मेदार है और ऐसी चेतावनी प्रत्येक उत्पाद पर लिखना कानूनन अनिवार्य कर रखा है। निकोटिन तत्व पाया जाता है। तंबाकू के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें अगर अपन, भारत लेवल पर तंबाकू के सर्वाधिक उत्पादन की अगर अपन बात करें तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। कौन से राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। और इसी आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय या केंद्रीय भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, जैसे सरसों अनुसंधान केंद्र सेबर में, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री, और राजमुंद्री बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत लेवल की बात हो गई। अब इसकी अगर अपन बात करें राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, अगर अपन बात करें राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो अलवर जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? अलवर जिले में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अलवर जिले में होता है। इस तंबाकू की अगर अपन बात करें तो तंबाकू की 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? नस्ल मत कर देना, नस्ल जानवर और पशुओं की होती हैं, किस्म फसलों की होती हैं। किस्म किसकी होती हैं? फसलों की होती हैं। तो इसकी 2 किस्में होती हैं। पहले नंबर पर अगर अपन बात करेंगे तो निकोटीना, निकोटिन के नाम से आ जाएगा तो निकोटीना टुबेकम, पहली हो गई निकोटीना टुबेकम।
अगर कुछ भी याद नहीं है, थोड़ा सा अपन ध्यान से पढ़े तब भी याद हो जाएगी। निकोटिन तो निकोटिना, टुबेकम तो तंबाकू को टोबैको ही तो कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? बस ध्यान ये रखना है, इनमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। और यूँ भले आप रटते रहना, घर पर रटने का ज़्यादा शौक है तो। निकोटिना टुबेकम। दूसरे नंबर की बात करेंगे अगर अपन, तो निकोटिना रोस्टिका। सब 12th क्लास की भूगोल की बुक में है, ये पाठ 8 में, पाठ है 8 में है। और उसके बाद फिर आपको BA फाइनल की में मिलेंगे भारत की भूगोल में। तो निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रोस्टिका, निकोटिना रोस्टिका, ये दोनों किस्में तंबाकू की। तो तंबाकू खत्म, तंबाकू खत्म। तो अब सुन लो एक बार, इनको रिवाइज करेंगे, फिर एक एक फसलें पढ़ेंगे। इसके पहले मैं एक और बता देता हूँ कितनी हो गई हमारी। अगर अपन देखेंगे यहाँ तक हो गए मादक, अब व्यावसायिक फसलें रह गई। कौन सी रह गई? पहले मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, फिर देखो पहले पेज से ही चलेंगे अपन, यहाँ से जहाँ से अपन उपयोग के आधार पे पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ से देखो अपन, पहले यहाँ से इतना देखो अपन, इतना अपन ने रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उसी हिसाब से अपन करा रहे हैं क्लास को। सुनो, उपयोग के आधार पर पहली है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल वस्त्र बनाने में काम आती थी, कपास और जूट। ये सूती वस्त्र उद्योग में और ये जूट उद्योग में काम में आती थी, ठीक है? सूती वस्त्र उद्योग में काम आएगी, ये जूट पर्सन में। कृषि के बाद भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो रोजगार प्रदान करता है, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। दूसरी फसल की बात करेंगे तो खाद्यान्न फसल, खाने के काम में आती है। बाजरा सबसे ज़्यादा खाई जाती है, गेहूं दूसरे नंबर पर, फिर मक्का, ज्वार, जौ। ये तीनों सीरियल से हैं, ये तीनों सीरियल से हैं। अगर भारत में, क्योंकि अवरोही वाले प्रश्न आते हैं, खाद्यान्न फसलों का सही अवरोही क्रम है, 3-3 ऑप्शन भी दे सकता है। तो भारत में अगर इस ऑप्शन को जमाएं तो चावल, गेहूं, मक्का बैठता है। राजस्थान में बाजरा, गेहूं, मक्का बैठता है, ठीक है? ये खाद्यान्न फसल हो गई। इसके बाद अपन नंबर, इसके बाद करेंगे दलहन या दालों वाली फसलें। दालों वाली फसलों में पहली चना, सोयाबीन, जो सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की है। ये ऐसे विभाजन क्यों किया मैंने, वो पूछेगा। अभी आपसे ऐसे पूछ ले, निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है, कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? और उसमें चौथा ऑप्शन मान ले अलसी रख दे, सूरजमुखी रख दे, तो वो खाद्यान्न नहीं है, वो कैसी हैं? तिलहन। इन कैटेगरियों में से नहीं वाला प्रश्न पूछेगा। ऐसे पूछ लेगा कौन सी मादक फसल नहीं है, तो मादक फसल में तंबाकू भी है, तंबाकू के अलावा कौन सी अफीम भी है, गांजा भी है, और एक चौथी कोई ऑप्शन में रख देगा, वो नहीं है, ठीक है? रेशेदार फसलों में अगर पूछ लिया कौन सी रेशेदार फसल नहीं है, तो ऑप्शन ए में देगा कपास, ऑप्शन बी में देगा जूट, ऑप्शन सी में देगा मक्का, ऑप्शन डी में देगा ए और बी दोनों। तो आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि उसमें ऑप्शन 2 ही हैं। इसके बाद बात करेंगे मटर, मोठ, मसूर, अरहर, मूंग, ठीक है? इसके बाद आगे अपन देखेंगे नंबर 4 पर तिलहन। तिलहन फसलों की अगर अपन बात करेंगे, तेल, खाद्य तेल प्राप्त करने के काम में आती हैं। सरसों, सरसों की बात करेंगे तो राजस्थान प्रथम, मूंगफली गुजरात प्रथम, सोयाबीन MP प्रथम, अलसी राजस्थान, सूरजमुखी कर्नाटक, अरंडी, अपमार्जक और साबुन। अखाद्य तेल, इसका मतलब क्या हो गया? अखाद्य तेल, यानी ऐसे तेल जो अखाद्य होते हैं, अखाद्य तेल बनाए जाते हैं। और तिल राजस्थान, तिल में तो खाद्य तेल ही है। इसके बाद अपन 5वें नंबर की देखेंगे पेय फसल। तो पेय फसल का राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है। चाय सबसे ज़्यादा असम में, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, और ये किस्म थी टेनिन, कैफीन उत्तेजक पदार्थ, इसमें ठेनिन। इसके बाद देखेंगे मादक। मादक में अफीम, अफीम के बाद काला सोना, मार्फीन उत्तेजक, और ये इसमें मैंने लिखा दी आपको। इसके बाद देखेंगे तंबाकू। बीड़ी तो तेंदू के पत्ता से बनती है और फिर उसमें तंबाकू भरी जाती है। नहीं, पत्ता ही पत्ता को पिएंगे तो उत्तेजना कहाँ से आएगी? पत्ता ही पत्ता को पिएंगे तो उत्तेजना कहाँ से आएगी बताओ? तेंदू तो वनस्पति का पत्ता है। वो अपन वन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की वनस्पति, तब उसमें पढ़ेंगे पलाश, ढाक, तेंदू। पलाश, ढाक है तेंदू। आप टेंशन मत लो, सारे टॉपिक सीरियल से चलेंगे।
ठीक है, अब सुनो, ये तंबाकू, अब अपने दलहन मैंने बता दें, तिलहन बता दें, खाद्यान्न बता दें, सब बता दें, केवल व्यावसायिक रह गई। कौन सी रह गई? व्यावसायिक। तो अपन कैटेगरी जो बना रहे हैं, ये देखो मादक 6 के बाद अपन 7वें नंबर पे चलेंगे। कौन सी फसलें? व्यावसायिक फसलें। फिर इसके बाद एक एक को पढ़ेंगे। अब सुनो, इसमें व्यावसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक फसलें, व्यावसायिक फसलें, व्यावसायिक फसलों को अपन कॉमर्शियल क्रॉप भी कह सकते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप यानी वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक फसलें। अगर अपन व्यावसायिक फसलें देखें तो इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? व्यापार। इनका मुख्य उद्देश्य, किसान अपने घर में भरने के लिए नहीं बोएगा, इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? व्यापार। मुख्य उद्देश्य रहेगा व्यापार। मुख्य उद्देश्य व्यापार। व्यापार का मतलब बेचने के लिए। इसके बाद ये उद्योगों के लिए कच्चा माल, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती हैं, उपलब्ध करवाती हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती हैं। अब अगर अपन बात करेंगे इनमें मेनली कौन कौन सी हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे गन्ना। सबसे पहले नंबर पे अपन बात करेंगे गन्ना। और इस गन्ना की बात करें तो गन्ना काम में आता है चीनी उद्योग में। तो ये कैसी फसल हो गई बताओ? इतने गन्ना खाने के लिए तो बोएगा नहीं किसान, चीनी की मिलों में भेजेगा तो चीनी उद्योग में काम आएगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कपास। मैंने कहा था कि कपास रेशेदार फसल है, मेनली रेशेदार है, लेकिन व्यावसायिक भी है। कैसी है? ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। तो अगर अपन बात करेंगे कौन से उद्योग में काम आएगी? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र की बात करेंगे। नंबर 3 जूट। जूट की बात करेंगे तो जूट आएगी जूट उद्योग में। कौन से उद्योग में आएगी? जूट उद्योग में काम में आएगी। जूट उद्योग पर्सन, जिसकी बोरियां बनती हैं, टाट बोरियां, दरी पट्टी, फर्श, चटाई जैसी बनती हैं। इसके बाद नंबर 4, नंबर 4 पे बात करूं तो तंबाकू। तंबाकू, इनकी मेनली कैटेगरी कौन सी है? मादक फसल है। तंबाकू में बात करें तो बीड़ी सिगरेट उद्योग, बीड़ी सिगरेट, बीड़ी सिगरेट उद्योग, बीड़ी सिगरेट उद्योग इसमें काम में आती है। बीड़ी सिगरेट उद्योग में काम में आती है। इसके बाद 5वें नंबर पर है मूंगफली। मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली। और 6वें नंबर पर है सरसों। सरसों। अब राजस्थान, अगर सरसों नहीं होती भारत में तो खाद्य तेल की कमी पड़ जाती। जैसे तेल उद्योग के लिए भरतपुर प्रसिद्ध है, तो तेल उद्योग सबसे ज़्यादा, तो खाद्य तेल उद्योग में काम में आती है। किस में काम में आती है? खाद्य तेल, खाद्य तेल, खाद्य तेल उद्योग। कौन से उद्योग में काम आएगी? खाद्य तेल उद्योग में काम में आएगी। और 7वें नंबर पर एक और लिख देना, सोयाबीन। सोयाबीन, इनकी मेनली एक अलग कैटेगरी बनाएंगे। सोयाबीन दलहन प्लस तिलहन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है दलहन तिलहन उद्योग में काम में आएगी। तो ये तो है कैटेगरी फसलों की, इतनी अपने को याद रखनी है। ये फसलों की कैटेगरी मैंने पहले नंबर पे बताई बुवाई के आधार पर, और दूसरे नंबर पे बताई उपयोग के आधार पर। किसके आधार पे बताई? उपयोग के आधार पर। हाँ, एक ग्वार और आ जाएगी। ग्वार को मैं ग्वार, और ग्वार का उपयोग लिखाऊंगा कागज उद्योग। ग्वार किस में आएगी? कागज उद्योग। ज्वार अलग है, ज्वार खाद्यान्न है। ज्वार कैसी है? खाद्यान्न। अब इतना तो आप देख लो, फिर अपन 5 मिनट अभी रुकते हैं, फिर देखो, है ना, कोई प्रश्न हो तो बताओ आप।
सुनो अब देखो है ना, एक एक फसलें पढ़ेंगे। उससे पहले अब मैं आपको, अब टॉपिक फसलें पढ़ेंगे, उससे पहले मैं महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं, 10-5 वन लाइनर। ठीक है, सुनो। अगर अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु की, आपको महत्वपूर्ण बिंदु, फिर एक एक करके अपन फसलों को पढ़ लेंगे। देखो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो देखो, राजस्थान की लगभग 62% जनसंख्या, कितनी जनसंख्या? 62%। ये थोड़े से आंकड़े याद रखना। राजस्थान की लगभग 62% जनसंख्या कृषि, राजस्थान की लगभग 62% जनसंख्या कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर करती है। कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर करती है। अगर आपसे प्रश्न पूछें कि कृषि के साथ पशुपालन क्यों आया, तो अर्थव्यवस्था में देखें तो कृषि को प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल किया गया है। कौन सी क्रियाकलाप में शामिल किया गया है? प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल किया गया है। और प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि और पशुपालन आते हैं। क्या आते हैं? कृषि और पशुपालन आते हैं। तो 62% जनसंख्या। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे, राजस्थान की जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस का मतलब होता है सकल, और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद राजस्थान की जीडीपी में कृषि का योगदान। हालांकि अपना टॉपिक तो फसलें था, मैं फिर भी लिखा रहा हूं आपको। मैंने कहा कि मैं ऊपर आगे से पीछे से थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। तो इसमें है 29.45%। करेक्ट। 2020-21 के अनुसार है, दिसंबर 2021 तक इतना योगदान है। राजस्थान की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 29.45। यानी जब राजस्थान में 100 रुपया की इनकम होती है तो 100 रुपये में से लगभग 29.5 रुपये कृषि से आते हैं। किससे आते हैं? कृषि से आते हैं। तो काफ़ी बढ़िया पोजीशन है। अब आगे देखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र कौन से जिला में है? बाड़मेर जिला में। गंगानगर में सर्वाधिक कृषि योग्य बोया गया क्षेत्र है। बाड़मेर में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र है, क्योंकि सर्वाधिक कौन सी फसल बोई जाती है? बाजरा। ठीक है। तो अभी मैं आपको मेनली आंकड़े लिखा रहा हूं। राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल, राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल की अगर अपन बात करें तो कौन सी फसल है? बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा। इसके बाद अगर अपन बात करें राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, कई किताबों में गेहूं दे रखा है, लेकिन गेहूं गलत है, क्योंकि जो बोई जा रही है उसका उत्पादन ही ज़्यादा होगा। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? बाजरा। तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है बाजरा। ये अपने 5 आंकड़े ये भी मोस्ट हैं आपको, कि राजस्थान की लगभग 62% जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। इन्हें प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है। और राजस्थान की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन में
कृषि का योगदान 29.45% है, 29.45% है। और सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र है बाड़मेर। और अगर अपन देखें सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी हो गई, तो अगर अपन देखें तो बाजरा हो गई। और सर्वाधिक उत्पादन भी किसका हो गया, बाजरा का। आगे इसी में अगले लिखेंगे अपन, इसी में ही अगले पॉइंट ऐसे ही लिखेंगे वन लाइनर में। तो देखो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश, कौन बताएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं? ये हमारे अगर अपन देखें सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली कौन से में आते हैं? हाँ, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को कृषि फसलों का, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को कृषि फसलों का हृदय स्थल, कृषि फसलों का हृदय स्थल कहा जाता है। प्रत्येक लाइन मोस्ट है आपकी, प्रत्येक लाइन। और आप भले चाहे एनजीओ के साथ पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए पिछली साल की इनमें, तो पिछली साल के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनको मैं महत्वपूर्ण बिंदु के नाम से पढ़ाता हूँ। तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को कृषि फसलों का हृदय स्थल कहा जाता है, हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय स्थल कहा जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फसलें बोई जाती हैं और उगाई जाती हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। लेकिन बात करें उत्पादकता की, राजस्थान के गंगानगर, घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ में ही तो है। राजस्थान के गंगानगर तथा हनुमानगढ़, राजस्थान के गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कृषि फसलों की उत्पादकता, पूरी लाइन इसलिए लिख रहा हूं, एक अक्षर से ही प्रश्न की थीम चेंज हो जाती है, एक अक्षर से ही अलग अलग आंसर निकलेंगे फिर। तो राजस्थान के गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कृषि फसलों की उत्पादकता, सर्वाधिक कृषि फसलों की उत्पादकता पाई जाती है, सर्वाधिक कृषि फसलों की उत्पादकता पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि कृषि फसलों का हृदय स्थल, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, और सर्वाधिक उत्पादकता गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। समझ गए? सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला भी गंगानगर है। कृषि योग्य भूमि की बात करें, ऐसी भूमि जिस पर खेती की जा सकती हो, ऐसी भूमि जिस पर खेती की जा सकती हो उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। और सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला गंगानगर है। और सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि वाला जिला बाड़मेर और जैसलमेर दोनों है। पहले नंबर पर जैसलमेर, दूसरे नंबर पर बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पहले नंबर पर जैसलमेर, दूसरे नंबर पर बाड़मेर। तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला गंगानगर और सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि वाला जिला जैसलमेर। ठीक है, ये तो थोड़े से फैक्ट थे। और अगर अपन बात करेंगे कुछ प्रमुख संस्थान है, मेन जो संस्थान है, फिर जो कृषि अनुसंधान है फसलों के साथ पढ़ेंगे। पहले नंबर पे अपन इसी में स्टार बना के अगर अपन बात करें, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसे अपन क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अपन ICAR, इंडिया यानी भारतीय कृषि अनुसंधान भी कह सकते हैं। भारतीय या राष्ट्रीय बात एक ही है, भारतीय। इंडियन काउंसिल, अगर अपन पहले 1 मिनट रुको, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट रुको। इस नाम से ना ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
इस नाम से जो संस्थान है ये तो है हमारे दुर्गापुरा में। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के वहीं पड़ता है, पीछे की साइड में, बहुत बड़ा है, सफ़ेद कलर से पुती हुई पूरी बिल्डिंग दुर्गापुरा में। और इसकी स्थापना हुई थी 1943। कब हुई थी? 1943। यहाँ से प्रश्न पूछे। अब इसी से मिलती जुलती एक संस्था है केंद्र की, और वो केंद्र की संस्था है ICAR। ICAR एग्रीकल्चर वाले जानते होंगे, जेट की एग्जाम लेती है। किसकी एग्जाम लेती है? जेट की। समझ गए? कृषि वैज्ञानिक जेट जानते हो नहीं? एग्रीकल्चर किसी के पास नहीं थी। हाँ, तो एग्रीकल्चर वाले लिखेंगे जेट। जेट की एक एग्जाम होती है उनकी, ICAR कराता है एग्जाम। ICAR की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंडियन का मतलब होता है भारतीय। इंडियन का मतलब क्या होता है? भारतीय। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, काउंसिल का मतलब होता है परिषद, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। तो पहले कृषि को लेंगे, भारतीय कृषि। पहले तीसरे नंबर के को ला रहे हैं। आर का मतलब होता है रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान। और आई का मतलब क्या होता है? काउंसिल। और काउंसिल का मतलब होता है परिषद। परिषद। जब मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, भूगोल अब तक पढ़ी कि नहीं पढ़ी एक भी टॉपिक राजस्थान भूगोल? तो बताओ तुम क्या कर रहे हैं अब तक? सीट की है, सीटी के एग्जाम के कितने दिन रह रहे हैं? 2 महीने। बताओ। अब सुनो, आपका बैच तो शाम तक चलता है शायद, है ना? कितने बजे तक? हाँ, डेली क्लास सेट करेंगे शायद, वो 4 से 6 लगेगी मेरी, है ना? क्योंकि डेली फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता। मैं कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ 1:30-2 बजे तक, तो है ना? फिर सुबह भी पढ़ाता हूँ हिंडौन में, कोचिंग में सुबह भी पढ़ाता हूँ मैं। सुबह क्लास रहती है मेरी। 4 बजे फ्री हूँ, 4 से 6, है ना? ऐसे सेट करेंगे अपन टाइम। मैं हिंडौन से ही आता हूँ, पूरा परिचय मेरा हिंडौन से ही है। मनीष कुमार तिवारी मेरा नाम है। इस कोचिंग से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। 18, 19, लॉकडाउन के बाद में 21 में भी पढ़ाया था। फिर बाद में समय के उपलब्धि की वजह से डेली क्लास नहीं दे पाया। क्योंकि तिवाड़ी में भी पढ़ाता हूँ मैं, उसमें पढ़ाता हूँ देव कोचिंग में, है ना? अभी नई आई है वहाँ पे, उसमें मेरी 2 क्लास रहती हैं। 3 घंटे मेरे कॉलेज में रहते हैं, है ना? नेहरू कॉलेज में इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम से 3 घंटे मेरे वहाँ रहते हैं। तो इसलिए, क्योंकि आजकल टाइम चेंज हो गया ना कॉलेजों का। पहले तो 8 से चल रहे थे, अब 9 से कर दिए। तो 9 से 12, 9 से 12 तो कॉलेज में ही रहता हूँ। 7 से 9 मेरी कोचिंग में रहती है क्लास। फिर 12 से 1 भी रहती है, एक उधर। और फिर 1 बजे के बाद मैं घर जाऊँगा, फिर आऊँगा, तो फिर यहाँ 4 से 6 लगेगी, है ना? हाँ, मैं ट्रेन से आता हूँ। अब सुनो आगे, गाड़ी से नहीं आता। सुनो, गाड़ी से 100 किलोमीटर कौन सफ़र करेगा डेली? अब सुनो, अब देखो यहाँ पर, यहाँ जब भी, यहाँ मेरा क्या टाइम नहीं बैठ रहा। पहले इसमें 2nd ग्रेड का बैच पढ़ाता था मैं चाणक्य में, उस मैडम के पास पढ़ाता था। किस किया? हाँ, मिट्टी अनुसंधान केंद्र बताएंगे अभी। पहले अभी सुन ले, पहले आप सुनो, यहाँ पे आ जाओ। अब बार बार मत पूछो, मैंने परिचय बता दिए, इधर आ जाओ। इंडियन काउंसिल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। क्या किया है? मिट्टियों का। जैसे एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, बर्टिसॉल, अल्फीसॉल, एरिडोसॉल। वैसे तो मिट्टी ऐसी है, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, भूरी मृदा, ऐसी मिट्टी है, लेटेराइट मृदा। लेकिन इसने अलग से और वर्गीकरण किया था अमेरिका वैज्ञानिकों की सहायता से, और इसने बताया था इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, अल्फीसॉल, बर्टिसॉल। 10 बजे से करा देता हूँ थोड़ा सा, है ना? सुनो, अब आगे देखेंगे अपन ICAR। ICAR की अगर अपन बात करें तो नई दिल्ली। ICAR कहाँ पर है? ये संस्था नई दिल्ली। थोड़ा सा अभी टॉपिकों को देखता हूँ। नई दिल्ली में, इसके बाद एक और संस्था आती है, एक और संस्था आती है जिसका नाम है काजरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है, काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है। बहुत बार पूछी एग्जामों में, CAZRI। पूरे नाम याद रखने, पूरे नाम याद रखने। शांत हो जाओ। 2013 के RS प्री के पेपर में इसका पूरा नाम पूछा था। पूरा नाम है, अब यहाँ तो मैं बोलूँगा जब सरल लगेगा, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वो 4 जब ऑप्शन होते हैं ना, उनमें बीच में N, ऑफ, A, उनसे चक्कर पड़ जाता है।
तो इसकी अगर अपन बात करें, देखो मैं आपको उसमें लिख देता हूँ लैटिन में सेंट्रल, लैटिन इंग्लिश में लिखता हूँ सेंट्रल एरिड। ए का मतलब क्या होता है? एरिड। जेड का मतलब होता है जोन, जोन। आर का मतलब होता है रिसर्च, आर का मतलब क्या होता है? रिसर्च। और आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ये अगर अपन बात करेंगे, अब अगर अपन इसकी हिंदी करें अपन, केंद्रीय। सेंट्रल का मतलब क्या होगा? केंद्रीय। कभी कभी अगर राष्ट्रीय शब्द भी लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि राष्ट्रीय शब्द तो नेशनल एन से बनेगा, फिर तो वो प्रश्न डिलीट करना पड़ेगा। सी के मतलब केंद्रीय, सेंट्रल। एरिड का मतलब होता है शुष्क, केंद्रीय शुष्क। जोन का मतलब होता है क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, रिसर्च का मतलब क्या होता है? अनुसंधान। और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्थान। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? आरएस 2013 के प्री के पेपर में था। और इतना क्यों पता है? क्योंकि उस पेपर में मैं बैठा था, ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि ये प्रश्न वहाँ पूछा था। पूरा नाम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसके अगर अपन स्थापना की बात करें तो 1959 में हुई है, 1959 में हुई है। और इसके जो मुख्यालय की बात करें तो जोधपुर में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। अब ये कार्य क्या करती है? राजस्थान में, राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, 12 जिले जो मरुस्थल के, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली विकसित करना, हरियाली विकसित करने के साथ साथ पौधारोपण करना, वृक्षारोपण करना, मरुस्थल की रोकथाम करना, जैसे इसके काम है। नाम से पता लगता है शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मरुस्थल से संबंधित खोज करती है। पहले संस्था को देख लेते हैं थोड़ा सा। एक और संस्था है जिसका नाम है आफरी, ये भी आरएस प्री के पेपर में थी। आफरी, आफरी, काजरी और आफरी, इन दोनों से आप चक्रा मत जाना। आफरी की बात करें, AAFRI, AAFRI। इसके पूरे नाम की बात करें अपन, एरिड। ए का मतलब होता है एरिड, एरिड। फिर ए का मतलब होता है एरिया, एरिड एरिया, एरिड एरिया। एफ का मतलब होता है फॉरेस्ट, एरिड एरिया फॉरेस्ट। आर का मतलब होता है रिसर्च, आर का मतलब क्या होता है? रिसर्च, आर का मतलब होता है रिसर्च। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। इनके पूरे नाम ध्यान रखने, अगर ऐसे भी लिखा है ऑप्शन में तो ऐसे, और हिंदी में भी लिखा आता है। अब हिंदी में देख लो, एरिड का मतलब होता है शुष्क। एक मिनट, ये एरिड है, एरिड, एरिड का मतलब होता है शुष्क। तो देखो एरिड का मतलब हो गया शुष्क, एरिया का मतलब हो गया क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र। बने, शुष्क क्षेत्र बने अनुसंधान संस्थान। अब बताओ रटेंगे कि समझेंगे? समझेंगे, समझ गए? रटने के लिए टाइम नहीं है अपने पास। शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान। और इसका मुख्यालय भी जोधपुर में, इसका मुख्यालय भी जोधपुर में। हालांकि ये भी 59, 60, 61 के आसपास हुई थी, पर इसका सन ऑथेंटिक बुक में नहीं दे रखा, तो अपने को भी ज्ञान नहीं लगाना है। मैंने कहा सनों वाले प्रश्न डिलीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इतना ध्यान रखना है। पूरा नाम शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। ये क्या काम करती है? शुष्क क्षेत्रों में वनों के अनुसंधान और शोध से संबंधित के मरुस्थल में कौन से पौधे जीवित रह सकते हैं। इसे इजरायली पौधा को लाएं, होहोबा जोजोबा। कौन सा है? होहोबा जोजोबा। एक इजरायली बबूल लाएं जिसका नाम है सुबबूल। कौन सी बबूल है? सुबबूल। ये तो ये हो गई। एक संस्था और है जिसका नाम है शुष्क, शुष्क वानिकी, शुष्क वानिकी अनुसंधान। वो वन अनुसंधान है, ये शुष्क वानिकी है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान। और शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो बीकानेर में। ये कहाँ पर है? बीकानेर में, ये बीकानेर में। तो 3 संस्था बता दी मैंने आपको। एक कृषि फार्म है जिसका नाम है सूरतगढ़, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म, सूरतगढ़ यांत्रिक,
सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म। एक कृषि फार्म है जिसका नाम है सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म की अगर अपन बात करें तो स्थापना कब हुई? 1956 में। और इसकी बात करें सोवियत संघ, सोवियत संघ रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के सहयोग से। 1991 से पहले रूस का नाम सोवियत संघ रूस ही था। सोवियत संघ रूस के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और इसका एक अपन नाम की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म। एक सूरतगढ़ के पास ही एक और है, गंगानगर में ही, जैतसर। कौन सा है? जैतसर। तो वो जैतसर अगर अपन देखें, यहीं लिखा देता हूं, जैतसर ये गंगानगर में, ये कहां पर है? गंगानगर। एक अगर अपन बात करेंगे तो जैतसर कृषि फार्म, जैतसर कृषि फार्म। और जैतसर कृषि फार्म की बात करेंगे तो 1963 ये भी गंगानगर में। ये भी कौन सी जगह? गंगानगर में। और इसकी अगर अपन बात करेंगे तो कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। सहयोग याद रखना है, सहयोग याद रखना है, सहयोग से प्रश्न आएंगे। जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म कनाडा के सहयोग से, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म रूस के सहयोग से। तो ये तो हो गए अपने कृषि फार्म। क्या हो गए? कृषि फार्म। अब हमारे कुछ कृषि फसलों के अनुसंधान केंद्र हैं। एक एक लाइन में मैं उनको तुरंत बताता हूं, जैसे वहां से भी प्रश्न आए। जैसे देखो, प्रमुख सारे चीज आप तो सुनते चलो, ये सब लिखी हुई मिलेंगी आपको। प्रमुख कृषि फसल, प्रमुख कृषि फसल अनुसंधान केंद्र राजस्थान लेवल के। अब तुम कहीं भारत लेवल के इनके ज्ञान लगाने लग जाए यहाँ तो भारत लेवल के नहीं पढ़ेंगे। भारत लेवल के जब अपन भारत की फसल पढ़ेंगे तब भारत लेवल के पढ़ेंगे। प्रमुख कृषि फसल अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कह लो, अनुसंधान संस्थान कह लो, इंस्टीट्यूट कह लो, कुछ भी कह लो। सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय लेवल का है तो राष्ट्रीय बीजीय का मतलब बीज बनाता है फसलों के। राष्ट्रीय बीजीय मसालों के बीज, राष्ट्रीय बीजीय मसाल। कई बार एग्जामों में आ गया, सदाबहार प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? सदाबहार। कहीं ना कहीं कहता अब आज वन रक्षक की लग रही, उसी में पूछ लें, पुलिस में पूछ लें, कहीं पूछ लें, ये सदाबहार प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? सदाबहार। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान संस्थान बात एक ही है। और यह है तबीजी अजमेर। तबीजी कौन सी जगह? अजमेर में। तबीजी अजमेर। ठीक है। अब देखो नंबर 2, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। ये सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। नंबर 3, चावल अनुसंधान संस्थान। चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कौन सी जगह? बांसवाड़ा में। इसके बाद नंबर 4, मक्का अनुसंधान संस्थान। मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बांसवाड़ा में।
ये 3 तो बांसवाड़ा में ही है, मक्का अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा में। माही धवल, माही कंचन, माही धवल और माही कंचन तो मक्का की हैं, और माही सुगंधा चावल की। ठीक है, सुगंध चावल में से आएगी, और माही धवल और माही कंचन है किसकी है? मक्का की। इसके बाद बात करें तो बाजरा, बाजरा अनुसंधान संस्थान, हालांकि इसका सही आंसर बाड़मेर है। सही आंसर क्या है? बाड़मेर। कई किताबों में मंडोर जोधपुर भी दे रखा है, वो छोटे स्तर का है। वो कैसे स्तर का है? तो 2 है, एक तो बाड़मेर में और एक है मंडोर जोधपुर में। जाने तो पढ़ लो यार, तुम पढ़ना है ना, जोधपुर में। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। अब 6वें नंबर पे देखेंगे, देखो आराम से देख लो। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, सोयाबीन बांसवाड़ा, चावल बांसवाड़ा में, मक्का बांसवाड़ा में, बाजरा बाड़मेर में, जो जो बनाए गए सरकार ने। अब 6वें नंबर की अगर अपन बात करेंगे, खजूर, 6वें नंबर पे बात करेंगे तो खजूर, खजूर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र की अगर अपन बात करेंगे, खजूर अनुसंधान, खजूर अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो बीछवाल बीकानेर में। कहाँ पर है? बीछवाल बीकानेर, खजूर अनुसंधान केंद्र है बीछवाल बीकानेर में, बीछवाल बीकानेर में है। इसके बाद बात करेंगे बेर अनुसंधान केंद्र, बेर अनुसंधान केंद्र, बेर अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो बीकानेर में। बेर अनुसंधान किस में है? बीकानेर में। बेर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? बीकानेर में। 8वें नंबर पे लिखेंगे ज्वार, ज्वार, ज्वार अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो बल्लभ नगर, बल्लभ नगर, जहाँ भैंस अनुसंधान केंद्र भी है, बल्लभ नगर उदयपुर। ज्वार अनुसंधान केंद्र कौन सी जगह? बल्लभ नगर उदयपुर में, बल्लभ नगर है उदयपुर में। इसके बाद 9वें नंबर की बात करेंगे तो जो हमारे लिए काफ़ी फेमस है, ये भी सदाबहार प्रश्न है, सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो सेबर भरतपुर, सेबर है भरतपुर। ये इतने तो अनुसंधान केंद्र हैं। इतने क्या हैं? अनुसंधान केंद्र हैं। 8-9 जो भी हमारे अनुसंधान केंद्र थे वो मैंने आपको सब बता दिए। ठीक है, 8-9 अनुसंधान केंद्र थे जो भी अब मैंने सब आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं एक बार पूछ लेता हूँ, टेस्ट लेंगे, क्लास को बढ़ाएंगे आगे। पूछ लेता हूँ, टेस्ट लेंगे कि पढ़ाएंगे? तो फिर थोड़ी सी क्लास बाद में ले लेंगे ना। चलो, है ना, टेस्ट ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास टेस्ट लगेगा ना।